आगे पीछे डोलते हो बबरों की तरह। भैया बाल खराब है, हेयर ड्रायर से हम उसको सेट करने लगते हैं। अरे भैया बैलून रब कर रहे हैं उसके सर के ऊपर। अरे भैया धीरे धीरे उसके जो हेयर है वो उस बैलून की तरफ अब भाग लेते हैं। चलिए थोड़ा भाग लेते हैं भाई ना। आप मुझे पता सुस्त हो गए होंगे भी। मेरी वीडियो है बेसिकली, मैं पहले जब जिम वगैरह करता था चल चल आगे चल आगे। जल्दी फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंच सकती। पत्थर आ रहा है पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहे, धक्का आता जा रहा आता जा रहा। तो हेलो ग्रेविटी गैंग, आप सबका स्वागत है। जी आया नु खुशामदीद, स्वागतम पधारो, स्वागत बा, वेलकम यू ऑल। आप जिस भी जगह से मुझे देख रहे हो, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम है भाई इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर करेंगे। भैया नाम है इसका वन शॉट। किसका वन शॉट? इलेक्ट्रिसिटी का। यहां पर हम ईच एंड एवरी टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी का है उसको कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, वो सारे के सारे हम आज के इस वन शॉट में कवर करेंगे। तो भैया आज का हमारा जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। भैया आपने देखा होगा जब हमारे बाल खराब होते हैं तो हम उसको हेयर ड्रायर से सेट करते हैं। भैया बाल खराब है, हेयर ड्रायर से हम उसको सेट करने लगते हैं। भैया गर्मी लगती है तो हम फैन को ऑन करते हैं और फैन हमें हवा देता है। और साथ ही साथ जब अंधेरा हो तो अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर यूज करते हैं बल्ब का, और बल्ब ग्लो करता है। लेकिन हमारे दिमाग में जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि भैया ये जो चीजें ये रन कैसे होती हैं, ये चलती कैसे है? कैसे हेयर ड्रायर वर्क कर पाता है, कैसे पंखा चल पाता है, कैसे बल्ब ग्लो कर पाता है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भैया कारण क्या है। कहीं ना कहीं इनका कारण जो है वो रिलेटेड है आपके आज के चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम बात करें, अगर आपने एक चीज देखी होगी, जब भी हम प्लग में वायर इंसर्ट करते हैं तो ये जो प्यारी सी चीज है ये ग्लो करना शुरू कर देती है। अरे भैया हमने प्लग को इंसर्ट किया और बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया। तो यहां पर बेसिकली ऐसा हुआ क्या है जिसके कारण बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया? अब इसका आंसर है आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। भैया इस चैप्टर में हमने यही तो समझना है कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। क्लियर है? अगर हम आगे एक चीज देखें, आपको यहां पर आज के इस चैप्टर में जो समझने वाली बात है वो है हमारे पास चार्ज। यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, क्यों आगे पीछे डोलते हो बबरों की तरह। तो यहां पर बेसिकली ये जो गाना है ये गा रही है हमारी न्यूक्लियस, और किसको बोल रही है? इलेक्ट्रॉन को। आपको पता है हमारे पास जो हमारा एटम होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के राउंड चक्कर लगाता रहता है। लेकिन बेसिकली यहां पर इस चीज का हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ क्या रिलेशन है? भैया पूरा का पूरा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो इसी चीज के ऊपर तो बेस्ड है। बेसिकली हमें पता है जो एटम होता है उसके सेंटर में होती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जहां पर न्यूट्रॉन के ऊपर तो भैया कोई चार्ज नहीं होता, P4 प्रोटॉन, तो P4 हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है, और उसके ऊपर जो हमारे पास चार्ज होता है भैया वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली अब ये जो चार्ज वर्ड हम बोल रहे हैं, ये चार्ज एक्चुअल में है क्या? भैया चार्ज तो हमने काफी बार बोली है कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये चार्ज क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपका करंट, जहां हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये पूरा का पूरा इन्हीं चार्ज के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं चार्ज के ऊपर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है अभी समझते हैं। यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, आपने एक चीज काफी बार ट्राई की होगी। भैया कंघे को हम रब करते हैं और कागज के पास लेके जाते हैं, और वो जो कागज है वो इस कंघे की तरफ आता है खिंचता हुआ। और खिंचता हुआ आ रहा है भैया, खिंचता हुआ। तो बेसिकली अब ये कैसे पॉसिबल है? दूसरा आपने यहां पर देखा होगा, अरे भैया बैलून रब कर रहे हैं उसके सर के ऊपर। अरे भैया धीरे धीरे उसके जो हेयर है वो उस बैलून की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। अरे भैया अब ये चीज क्या है? इसी को हम चार्ज बोलते हैं। अगर दोनों में आपने देखा होगा तो एक चीज कॉमन है,
वो चीज क्या है? बेसिकली वो जो चीज है वो है हमारे पास फ्रिक्शन। आपने यहां पर देखा होगा मैंने क्या की है, दोनों केसेस में फ्रिक्शन यानी कि रगड़ाव किया है। तो रगड़ाव के कारण कुछ ऐसा हुआ है कि भैया ये दोनों चीजें हैं जो इस तरफ खींचना शुरू हो गई हैं, इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई है। अब बेसिकली ये कैसे पॉसिबल है, यहां पर हमें समझना जरूरी है। ये हुआ है चार्ज के कारण। अब भैया चार्ज हमारे पास इज समथिंग, चार्ज भैया कुछ तो है जो किसी चीज के ऊपर आ जाता है, और भैया हमें कैसे पता चलेगा वो उस चीज के ऊपर आ गया? जब वो चीज किसी दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। अरे भैया वो कागज है, अरे मैं कंगा हूं, मेरी फ्रिक्शन हो चुकी है, अच्छा अब मैं बताता हूं मेरे ऊपर चार्ज कैसे आया, क्योंकि मैं तुझे खींच सकता हूं। तो कंगा यहां पर कागज को बोल रहा है मैं तुझे खींच सकता हूं, इस कारण मेरे ऊपर चार्ज आया। तो बेसिकली चार्ज हमारे पास ऐसी चीज है जो किसी चीज के ऊपर आ जाती है, और हमें कैसे पता चलता है वो आ गई है? जब वो किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो चार्ज इज समथिंग विच possessed by a material object which make it possible to apply force on another। तो चार्ज हमारे पास समथिंग है जो किसी चीज के ऊपर आ जाता है, और हमें कैसे पता चलेगा वो आ गया है? जब वो किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो बेसिकली हमारे पास याद रखिएगा हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब ये जो टू टाइप्स हैं चार्जेस के, ये कौन कौन से हैं? एक तो भैया है पॉजिटिव जो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण, और एक है हमारे पास नेगेटिव जो भैया किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। साथ ही साथ हमें ये समझने वाली बात है, जो प्रोटॉन है वो होता है हैवी, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये होता है लाइट। तो आपको पता है अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम है तो फोर्स सेम लग रही होगी। तो अगर फोर्स सेम लग रही है तो मूव कौन करेगा भैया? जो चीज हल्की है वो जल्दी मूव कर जाएगी। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर वो मूव करना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा हमेशा जो करंट है वो किसके कारण बनता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन में भी आप याद रखिएगा हमारे पास दो होते हैं, एक होता है भैया बाउंड इलेक्ट्रॉन, और एक होता है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भैया बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के इफेक्ट यानी खिंचाव से बाहर चला जाता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही भैया एबल है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करवाने के लिए। खुद सोचिए अगर आपको कोई एक जगह पे पकड़ के रखे तो क्या आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो यही चीज होती है इलेक्ट्रॉन के साथ भैया। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा तो कैसे वो बल्ब ग्लो करवा पाएगा, पंखा चला पाएगा, कैमरा चला पाएगा, जो भी चीजें हैं वो कैसे करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। तो भैया इसीलिए करंट के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन का होना क्या है? काफी जरूरी है। आगे चलते हैं। बेसिकली भैया हमने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम प्लग इंसर्ट करते हैं तो भैया यहां पर ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देते हैं। अब ये बल्ब का ग्लो होने का कारण क्या है? ये बल्ब का क्या कारण है ऐसा कि ये ग्लो हो रहा है? बेसिकली हमने क्या देखा कि जब भी हमने प्लग इंसर्ट किया तो ये बल्ब ग्लो हुआ, यानी कि इस ए जगह से इस बी जगह तक कोई चीज आई है जिसके कारण ये बल्ब ग्लो हुआ है। और भैया वो चीज और कुछ नहीं, हमारे पास क्या होते हैं? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या करंट के कारण चल रहे हैं उसका चलने का कारण क्या है? उसका चलने का कारण है उसके बीच के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं भैया एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए। अब ये मूव कैसे करते हैं इसको दिखाने के लिए यहां पर मैं एक आपको एनिमेशन दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा भैया। यहां पर देखिए बेसिकली हमारे पास कंडक्टर है, यहां पर आप ब्लू ब्लू डॉट्स देख रहे हो ना मूव करते हुए, ये और कुछ नहीं, ये है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी कुछ इस तरह ही मूव करते हैं, इस तरह अपनी मूवमेंट शो करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और जिसके बीच में ये मूव कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम कंडक्टर। तो यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, याद रखिएगा हमारे पास जो करंट है ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तीन तरह के मटेरियल के ऊपर, एक होता है हमारे पास कंडक्टर, एक होता है हमारे पास इंसुलेटर, और एक होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो भैया C4 कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है जो कंडक्ट कर सकता है, यानी कि उसके एक पार्ट से
करंट दूसरे पार्ट जा सकता है जहां उसके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, अगर यहां पर ए जगह है और यहां पर बी है, तो कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन ए से किधर जा सकेगा, बी में। लेकिन इंसुलेटर में ये नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। आपने खुद अभी समझा है, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्रिएट करते हैं करंट को। तो जिस चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टर है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, इंसुलेटर में नहीं होते। और जो हमारे पास सेमी कंडक्टर है उसका नाम ही बता रहा है भैया, सेमी कंडक्टर। सेमी मींस आधा, भैया आधा वो कंडक्टर है और आधा कंडक्टर नहीं है। इसका मतलब है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के जितने नहीं होते, कंडक्टर से हमारे पास कम होते हैं और इंसुलेटर से थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर हम आगे चले तो यहां पर हमें ये तो भाई चल गया पता भैया कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तभी करंट बनेगा, अदरवाइज यहां पर करंट नहीं बनेगा। अगर हम बात करें आगे, तो बेसिकली अभी तक जितना भी हमने समय दिया है वो हमने इस अंडरस्टैंडिंग को दिया है कि भैया जो करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी है ये सारी डिपेंड होती है चार्ज के ऊपर, और चार्ज में भी क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो हमारे पास करंट कंडक्ट करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास अब हम चलते हैं जो आपके पास मेन पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हमने क्या समझा है भैया, इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है। ब्रांच का मतलब होता है कि पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास ब्रांच है, ब्रांच का मतलब होता है पार्ट, यानी उसी का एक हिस्सा। किसका भैया, हमारी और तुम्हारी प्यारी सी फिजिक्स का, जिसके बीच में हम क्या करते हैं, डील करते हैं। भैया क्या स्टडी करेंगे, जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में होते हैं, और चार्ज में भी कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही फ्री होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक हमारे पास फिजिक्स का पार्ट है, और उस पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि भैया जो हमारे पास चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे। क्लियर है? तो चार्ज जब मोशन करते हैं इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम आगे मूव करें तो बेसिकली अब समझने वाली है हमारे पास एक बात कि आपने देखा होगा कि पाइप में से पानी बाहर जा रहा है। अब पानी का और करंट का क्या रिलेशन है, ये बात समझने वाली है भैया कि पानी करंट रिलेशन भैया अभी समझ लेते हैं। तो यहां पर एक पाइप है और उस पाइप में से, यहां पर एक पाइप है और उसमें से पानी बाहर आ रहा है, जो कि आप इसमें देख पा रहे हो। एक मिनट, जो कि आप इसमें देख पा रहे हो भैया, ओ बौछार हो रही है पानी की, बौछार। तो यहां पर बेसिकली इसमें याद रखिएगा, जो चीज मूव कर पाती है उसको बोलते हैं हम करंट। जो चीज मूव कर पाती है उसको बोलते हैं हम करंट। और यहां पर मूव कौन कर पा रहा है, वाटर। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि भैया ये हमारे पास कौन सा करंट है, ये है हमारे पास वाटर करंट। तो वाटर करंट का हमारे पास मतलब है कि पानी यहां पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि करंट का मतलब ही क्या होता है, मूव करना। जैसे आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, ऐसे अफेयर्स भैया जो भी चल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, करंट अफेयर। वैसे ही हमारे पास जो वाटर मूव करता है उसको बोलते हैं हम वाटर करंट। अब यहां से जो समझने वाली बात है वो है ये वर्ड जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अब भैया जैसे हमने वाटर करंट पढ़ा है वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो इलेक्ट्रिक करंट दो वर्ड से मिलकर बना है। यहां पर इलेक्ट्रिक का मतलब होता है हमारे पास चार्जेस, और चार्जेस में भी क्या हमारे पास मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन, और करंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया कि भैया फ्री इलेक्ट्रॉन का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि यहां पर आप अगेन वही एनिमेशन देख पा रहे हो कि भैया यहां पर, अरे भैया ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो यहां पर भी आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है जहां पर चीजें मूव हो रही हैं, और वो जो चीज है वो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अगर हम ये भी समझे करंट के बारे में, तो यहां पर अगर हम एक बात क्लियर करें तो यहां पर आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है हाउ क्विकली चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
भैया कितनी जल्दी जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, कितनी जल्दी फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है क्विकली, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्विकली का मतलब होता है कि भैया कितनी जल्दी वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस जगह से इस जगह पहुंच पा रहा है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम यहां पर समझते हैं, जो कि हम यहां पर क्लियर करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो कि येलो है हमारे पास वायर, हमने इसको नाम दिया है कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी क्यों, क्योंकि उसके पास अवेलेबल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो हमने पीछे पढ़ा था ना क्विकली, तो अब आप खुद सोचिए जो क्विकली है, क्विकली का मतलब ही क्या होता है, जल्दी। और जो चीज जल्दी हो रही है उसमें टाइम कम लगता है, यानी क्विकली का मतलब है टाइम का कम होना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट। जब भी कोई चीज होती है डिपेंड टाइम के साथ, और वो भी कैसे, इनवर्सली, यानी कि कम से कम समय में कोई चीज ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो उसका मतलब है वो है उसका रेट। तो रेट का मतलब ही क्या होता है, टाइम के ऊपर डिपेंड होना। क्या होता है भैया, टाइम के ऊपर डिपेंड होना। क्लियर है? तो बेसिकली रेट का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास टाइम के ऊपर डिपेंड होना। तो यहां पर जो फॉर्मूला बन गया है, याद रखिएगा, फ्लो कौन कर रहा है, चार्ज, और चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू के साथ। तो यहां पर करंट को डिनोट करते हैं हम आई के साथ। तो फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये जो हमारे पास प्यारा सा फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। जो हमारे पास आई है वो खुद ब खुद क्या है, करंट। जो हमारे पास Q है भैया वो है हमारे पास चार्ज, और जो हमारे पास T है भैया वो है हमारे पास टाइम। क्लियर है? तो यहां पर हमें समझ आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर हम आगे बात करें कि भैया किसमें किसको मापेंगे, ये दो सुंदर सुंदर लोग यहां पर है, तो इनका क्या नाम है, इनका क्या काम है, ये समझते हैं। सबसे पहले यहां पर चार्ल्स ऑक्सिन de कोलम्ब है, जिन्होंने हमारे पास डिस्कवरी की किसकी भैया, इन्होंने डिस्कवरी की चार्ज की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया चार्ज की डिस्कवरी करने वाले कौन थे महाशय, तो वो थे हमारे पास चार्ल्स ऑक्सिन de कोलम्ब। इसीलिए जो चार्ज की यूनिट का मतलब होता है हम किस में मापते हैं। भैया मेरे पास है कोई चीज 156, भैया 156 क्या, अगर केजी लगा दिया अच्छा भैया वेट है, अगर 156 सेंटीमीटर लगा दिया अच्छा भैया हाइट है, अगर 156 किलोमीटर लगा दिया अच्छा भैया डिस्टेंस है। तो ये जो चीज है जो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से लगती है, और हमें पता चल जाता है कि भैया हम उस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो चार्ज की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होती है, कूलम्ब, और जो हमारे पास भैया यूनिट होती है करंट की, वो एम्पेयर जी ने खोजा था, तो इसीलिए जो करंट की यूनिट है वो होती है हमारे पास एम्पेयर। एंड्रे एम्पेयर ने इसकी हमारे पास क्या की, डिस्कवरी। चलते हैं भैया आगे। तो बेसिकली जो अब तक समझ आया है उसको क्लियर कर लेते हैं कि भैया ये अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ये इसका ए एंड है, ये इसका है बी एंड, ये प्यारे प्यारे जो मेरे पास दिख रहे हैं ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो जिग जैग मोशन करते हैं। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, या कई बार आपसे पूछा, या आपको भैया अपनी नॉलेज के लिए ही पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट ना मूव होके कैसे मूव करते हैं, जिग जैग पाथ पे। जिग जैग का मतलब होता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर। तो बेसिकली जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे मूव करते हैं। क्लियर है? और इसका कारण है कि भैया उनके रास्ते में आती हैं रुकावटें। ये रुकावटें हैं कैसी, ये जैसी हैं ये चलेगा आगे जाके पता आपको कि ये रुकावटें कैसी हैं, अभी पता चलेगा जस्ट आगे जाके। तो भैया ये तो हमने समझ लिया, जो करंट है उसको हम किस में मापते हैं, जो करंट है उसको डिनोट करते हैं आई के साथ, और उसको मापते हैं हम किस में, एम्पेयर यानी ए में। और वैसे ही हमारे पास जो कूलम है जिसको क्यू के साथ डिनोट करते हैं, उसको हम चार्ज को हम किस में मापते हैं, कूलम में। क्लियर है? और जिसको हम क्या लिखते हैं ऐसे, सॉरी, तो यहां पर हमारे पास कूलम को लिखते हैं हम सी। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट थी चार्ज को मेजर करने की, और हमारे पास मेजर करने की करंट को।
अब जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमने एक क्वेश्चन बहुत बार देखा है भैया। क्वेश्चन है व्हाट इज 1 एम्पियर एंड व्हाट इज 1 कूलम्ब। समझते हैं क्या होता है? तो बेसिकली हमारे पास 1 एम्पियर क्या होता है पहले वो समझते हैं। अब याद रखिएगा, जब भी कहीं पर भी आगे अगर हायर क्लासेस में भी जाओगे, जब भी किसी चीज की यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो बाकी चीजों की भी आपने यूनिट लिख लेनी है। जैसे करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब मैंने जो यूनिट एक्सप्लेन करनी है वो किसकी करनी है? मैंने यूनिट एक्सप्लेन करनी है करंट की, जो हमारे पास है एम्पेयर। तो भैया अगर इसको एम्पेयर करना है यूनिट, अच्छा भैया तुम अपनी यूनिट लिखवा रहे हो और हमारे साथ धोखा है, हम भी अपनी यूनिट लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास चार्ज की यूनिट आ गई कूलम्ब और टाइम की यूनिट आ गई हमारे पास सेकंड। अब भैया हमने एक्सप्लेन करना है 1 एम्पेयर, तो हम बोलेंगे 1 एम्पेयर तब का करंट होगा जब कितना चार्ज एक कूलम्ब का चार्ज कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा और कितना समय लेकर? 1 सेकेंड। तो जब हमारे पास क्या होगा कि ये कंडक्टर है और इसमें क्या होगा हमारे पास, इसके ए पॉइंट से बी पॉइंट जब जो चार्ज जाएगा वो कितने कूलम्ब का होगा? 1 कूलम्ब का। और भैया जो समय ले रहा है वो 1 सेकंड लेगा, तो हम बोल देंगे वो है 1 एम्पियर। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 कूलम्ब की, तो उसके लिए भी हमने यही चीज करनी है। भैया ये हमारे पास प्यारा सा क्या आ गया? कंडक्टर, जिसका ये ए पार्ट है और ये है उसका बी पार्ट, और फॉर्मूला है करंट का I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। तो क्यू मैंने एक्सप्लेन करना है तो ये आ गया I इंटू टी। तो भैया जब हम बोलेंगे 1 सेकंड के लिए कितना करंट फ्लो कर गया? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर गया, तब हमारे पास जो चार्ज फ्लो किया होगा इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक, तब हम बोलेंगे भैया जो चार्ज फ्लो हुआ है वो है 1 कूलम्ब का। तो 1 एम्पेयर की आप डेफिनेशन, 1 कूलम्ब की डेफिनेशन दे सकते हो। भैया ये डिफाइन होता है कैसे कि कितना अमाउंट जो है चार्ज का वो ट्रांसफर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, किसके द्वारा? जब करंट चलेगा कितने एम्पेयर का? 1 एम्पेयर का। और कितने समय के लिए? सिर्फ 1 सेकंड के लिए। यही अगर हम बात करें 1 एम्पेयर की, तो 1 एम्पेयर बेसिकली भैया वो मैग्नीट्यूड होता है किसका? करंट का। जब कूलम्ब का जो चार्ज है वो कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाता है, लेकिन जो समय वो लेगा वो कितना लेगा? 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का। तो तब हमारे पास जो करंट फ्लो हुआ होगा वो होगा 1 एम्पेयर का। आइए भाई थोड़ा भाग लेते हैं, चलिए थोड़ा भाग लेते हैं भाई ना, आप मुझे पता सुस्त हो गए होगे भी, थोड़ा भाग लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि रनर्स इस ट्रैक के ऊपर मूव कर रहे हैं। भैया भैया क्या जोश से मूव कर रहे हैं ये, ठीक है, बहुत सही बात है। यहां पर देखिए एक पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, आगे की तरफ है, जा रहा है आगे की तरफ। और यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? यहां पर ट्रेन आ रही है भैया, भयंकर ट्रेन स्पीड से आ रही है। अरे लेकिन चल कहां पर है? ट्रैक के ऊपर। अब इन 3 चीजों में क्या कॉमन है? मूवमेंट किसी चीज का, लेकिन किसी दूसरी चीज के ऊपर। मैं बताता हूं, जैसे यहां पर ये रनर रनिंग कर रहे हैं, रनिंग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है? ट्रैक। यहां पर क्यों मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है? पाइप। यहां पर क्यों है? क्योंकि यहां पर है रेलवे ट्रैक। तो आदमी क्यों भाग पाए? क्योंकि वहां पर क्या था? रनिंग ट्रैक। वैसे यहां पर पानी क्यों फ्लो कर पाया? क्योंकि वहां पर थी पाइप। वैसे ही ट्रेन क्यों चल पाई? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट था? रेलवे ट्रैक। तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम सर्किट। तो सर्किट का मतलब क्या होता है? जो चीज किसी चीज को अलाउ करती है अपने ऊपर चलने देने की। मैं सर्किट हूं, आजा मेरे ऊपर से निकल जा। तो बेसिकली भैया जो सर्किट का मतलब होता है वो होता है एक पाथ
जो प्रोवाइड करवाया जाता है किसी चीज को, जिसके ऊपर वो चीज क्या कर सके, जाके मूव कर सके। अब ये हमारे अगेन कैसे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कुछ ऐसे। अगर आप यहां पर देखें, एक मिनट, जस्ट गिव मी ए मिनट, ठीक है। अभी मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं कि ये जो सर्किट है ये कैसे हमारे साथ रिलेटेड है। आपको पता तो चल गया होगा कि भैया ये रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ, क्लियर है। अब भैया इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमारे पास क्या हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना है। अब वो दो वर्ड कौन से, वो दो वर्ड है हमारे पास, वो दो वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो समझते हैं। अब यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक, अरे भैया सर्किट। इलेक्ट्रिक का मतलब आपको पता है क्या होता है, चार्ज, अरे वाह मजा आ गया। और सर्किट का मतलब होता है, आप ऐसा समझ सकते हो, पाथ, आप समझ सकते हो कनेक्शन, आप समझ सकते हो एक रास्ता। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट जहां रास्ता होता है जो मिलता है किसको, भैया करंट को, कि आजा मेरे से पास हो जाओ, उस बल्ब तक पहुंच जा, उस रेफ्रिजरेटर तक पहुंच जा। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी यहां पर मान लीजिए एक बल्ब है और यहां पर एक वायर है, तो ये जो वायर है ये क्या है, एक सर्किट है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। भैया आप इसको समझते हैं, अरे वाह बैटरी क्या उछल रही है यहां पर, और यहां पर बल्ब ग्लो हो रहा है। नॉर्मली जब हमने वायर कनेक्ट नहीं की होती तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भैया, कोई बल्ब नहीं ग्लो करता। लेकिन जैसे ही हम इसके बीच में एक प्यारी सी वायर कनेक्ट करते हैं तो ये जो बल्ब है ये भैया ग्लो करता है। अरे भैया क्या चमक रहा है ये। अब ये कैसे पॉसिबल है, बेसिकली ये जो वायर है ये हमारे पास इज नथिंग बट, ये हमारे पास यहां पर एक्ट कर रही है किसकी तरह, एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो मतलब होता है वो होता है एक रास्ता, एक पाथ, जिसमें बैटरी में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो निकल के जाएं और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको जाकर चलाएं। तो बेसिकली वो जो होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है। चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको क्लियर है, आगे चलते हैं हम यहां पर कि आगे हमारे पास क्या है। अरे भैया ये मेरी वीडियो है, बेसिकली मैं पहले जब जिम वगैरह करता था, अब थोड़ा कमजोर हो गया हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझिए। यहां पर एक है हमारे पास बॉडी बिल्डर, अच्छी खासी सेहतमंद अच्छी खासी बॉडी वाला, यहां पर है ज्ञान, देखा होगा आपने। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया आप बैठकर मुझे बताओ कि ज्ञान ज्यादा काम कर पाएगा या ये बॉडी बिल्डर, आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, नॉर्मल सी बात है, जो बॉडी बिल्डर वही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास काम करने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा है, उसके पास जो एनर्जी है वो ज्यादा है। तो बेसिकली हमारे पास यही जो काम करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं हम उसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो कोई भी चीज कितनी देर तक काम कर सकती है, वो जो उसकी एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल। अब अगेन ये ज्ञान और बॉडी बिल्डर हमारे सिलेबस के साथ कैसे रिलेटेड है, भैया हमने जो फिजिक्स समझनी है वो कैसे समझनी है, डेली लाइफ के साथ रिलेट करके। फिजिक्स तो क्या एक प्यार है हम सबके लिए, तो उसको तो हमने डेली लाइफ के साथ रिलेट करके समझना है ना। तो बेसिकली हमारे पास हम डेली लाइफ के साथ रिलेट करके समझ रहे हैं। अब ऐसे ही हमारे पास एक चीज आती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, अगेन ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अब ये दो वर्ड कौन से है भैया, एक है इलेक्ट्रिक, अगेन आपको पता है चार्ज, और चार्ज में भी क्या, अगेन ज्यादा बार बताने की जरूरत नहीं है, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नॉर्मली हमें मतलब समझ आ रहा है कि भैया कितनी एबिलिटी, कितनी क्षमता है क्या करने की, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने की।
अगर ज्यादा क्षमता है तो बेसिकली वहां पर हमारे पास क्या है, अगर ज्यादा क्षमता है तो वहां पर हमारे पास क्या है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा। और अगर क्षमता कम है तो वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया भैया, जो बंदा है वो क्या कर रहा है, उस गाड़ी में सामान लोड कर रहा है। कैसे कर रहा है, आइए भैया अभी दिखा देते हैं। देखिए देखिए, अरे भैया सामान रखा रहे, ये जा रहा है, अरे गाड़ी में पड़ रहा है। अब ये जो सामान इसने रखा है इसके लिए इसने कुछ ना कुछ काम किया है, नॉर्मल सी बात है। अब यहां पर एक चीज देखिए, अगर ये 100 बॉक्स रख पा रहा है और इसके जो साथ वाला है वो रख पा रहा है 200 बॉक्स, तो जो ज्यादा काम कर पा रहा है, जो ज्यादा बॉक्स रख पा रहा है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, नॉर्मल सी बात है ज्यादा है। और दूसरे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, नॉर्मल सी बात है कम है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है, काम करने की एबिलिटी। लेकिन वो जो काम है वो किसके ऊपर हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जहां सिंपल सी बात बोले चार्ज के ऊपर। और किस लिए, ताकि वो जो चार्ज है वो एक जगह से मूव करके किधर जा सके, दूसरी जगह पे। और जो ज्यादा जल्दी, जैसे सिंपल सी बात बोले, जिसके पास ज्यादा एबिलिटी उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने की, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां पर रामू है और यहां पर शामू है। तो रामू सामान लेके देना चाहता है शामू को, तो कुछ ये होगा, अरे ये आ गया, ओ आया नहीं, अभी आएगा, 1 मिनट। ओके, तो यहां पर अब देखिए, जैसे यहां पर हमारे पास क्या हुआ है, यहां पर मान लीजिए यहां पर मैंने ना एक बॉक्स रखा है, यहां पर मैंने एक रखा है बॉक्स, और यहां पर क्या हो रहा है, ये एक इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वो जो काम है इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल। अब मान लीजिए ये बॉक्स ना होके है चार्ज, और ये रामू ना होके ये है हमारे पास सेल। तो बेसिकली ये जो सेल की, जहां हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, उसकी जो एबिलिटी होती है चार्ज को इस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की, इसी को क्या बोलते हैं हम, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है सेल का, जिसकी प्यारी सी डेफिनेशन है कि ये डिफाइन होता है कैसे, कि कितना हमें काम करना पड़ रहा है, क्या करने के लिए, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। तो भैया वो जो काम है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत सही है। अरे ये चीज दिखानी थी मैंने, बट हुई नहीं पहले। अब देखो यहां पर क्या किया इस आदमी ने, 1 मिनट, क्या ये फिर होगा, ये बॉक्स को एक जगह से दूसरी, मैंने कितनी सही चीज बनाई थी आपके लिए, तो हुई नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं, अगर बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो बेसिकली वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमने देख लिया है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, कि भैया अगर चार्ज Q है उसके ऊपर जो मुझे क्या करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा, वो मेरे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, B के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया कि भैया जो हमें काम करना पड़ेगा किसको मूव करवाने के लिए, चार्ज को मूव करवाने के लिए, वो जो हमारे पास काम है, वो जो पोटेंशियल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब याद रखिएगा जो पोटेंशियल है इसको मेजर यानी मापते हम किसमें हैं, इसको हम मापते हैं वोल्ट में। अरे भैया मैं तो वोल्ट में मापा जाऊंगा, मुझे मेजर करने की जो यूनिट है वो है वोल्ट। तो बेसिकली जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको मापा जाता है वोल्ट में। और इसको मेजर कैसे करते हैं, कि भैया जो काम करना पड़ रहा है हमें चार्ज को मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली अब आगे साथ ही साथ क्वेश्चन आ जाता है, मापने का हमने देख लिया वोल्ट में मापते हैं, अब आगे क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट का। देखिए आगे एक और प्यारी सी एग्जांपल है, एक आदमी लगा हुआ है बॉल को धक्का देने, चल चल आगे चल आगे। तो यहां पर ये आदमी क्या कर रहा है, इस बॉल को धक्का दे रहा है। अब अगेन कंफ्यूजन, सर क्या रिलेशन है,
अभी बताते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये जो बॉल है, इसको बॉल ना समझ के आप मान लीजिए ये है चार्ज, और ये जो आदमी धक्का दे रहा है इसको आदमी ना समझ के इसको मान लीजिए सेल। तो बेसिकली आपको पता है जब चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें काम करना पड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पर मान लीजिए, यहां पर एक चीज मान लीजिए कि ये जो चार्ज है ये कितना है, क्योंकि देखिए आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल का, वो होता है वर्क अपॉन में चार्ज, कि भैया जो हमें काम करना पड़ रहा है चार्ज को मूव यानी हिलाने के लिए, चलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तब अगर मैं इसकी यूनिट 1 वोल्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बाकियों की भी यूनिट लिख दो, यानी कि 1 जूल, और यहां पर लिख दो 1 कूलम। तो भैया मान लीजिए यहां पर ये जो चार्ज है, ये चार्ज कितने कूलम का है, ये हमारे पास है 1 कूलम का। यहां पर जो मैं काम कर रहा हूं वो है अगर 1 जूल का, तब जो इसका पोटेंशियल होगा, जो इसकी एबिलिटी होगी, वो हमारे पास कितनी होगी, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का जो मतलब है वो है कि भैया एबिलिटी किसी इलेक्ट्रिक सोर्स की जो हमारे पास क्या कर सकता है, 1 कूलम के चार्ज को मूव करवा सकता है, और कितने वर्क के साथ, 1 जूल वर्क के साथ। तब हमारे पास जो काम हो रहा है, वो जो काम है, जो एबिलिटी है, उसको बोलेंगे हम 1 वोल्ट। क्लियर है? तो भैया ये था हमारे पास 1 वोल्ट। आगे एक और चीज समझने वाली है। अब ये जो चीज समझने वाली है ये मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ आ गया? अच्छा भैया एक चीज देखिए, पत्थर आ रहा है पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहे, धक्का देता आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। बट एक चीज देखो, आप खुद समझो कि नॉर्मली जब हम रोड के ऊपर पत्थर रखते हैं तो वो खुद ब खुद मूव नहीं करता। जब हम पहाड़ के ऊपर पत्थर रखते हैं तो वो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता। बड़े क्या फंडा है ये सर, ये क्या चक्कर है कि रोड के ऊपर पत्थर रखा तो कुछ नहीं हुआ, पहाड़ के ऊपर रखे तो खुद ब खुद पत्थर नीचे। कुछ बात तो है। अब वो जो बात है वो है हमारे पास किसकी, पोटेंशियल की, और पोटेंशियल के भी किसकी, डिफरेंस की। अरे भैया 2 मिनट रुक जा भैया। तो मान लीजिए यहां पर 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आप खुद देखिए जो हमारे पास ए पॉइंट है वो ज्यादा हाइट पे है और बी पॉइंट है कम हाइट पे। तो नॉर्मल सी बात है, इनके पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए मुझे वर्क क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, यहां से यहां जाने के लिए वर्क क्या करना पड़ेगा, कम। तो यहां पर वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, उस जगह का पोटेंशियल है ज्यादा, और जहां पर वर्क कम करना पड़ रहा है उसका पोटेंशियल है कम। तो मान लीजिए ये ए है तो इसका पोटेंशियल आ गया बी ए, और अगर बी है तो ये इसका पोटेंशियल आ गया बी बी। तो यहां पर जो ए का पोटेंशियल है वो किससे ज्यादा है, बी से। तो पोटेंशियल का डिफरेंस यानी कि मान लीजिए यहां पर इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना आ गया, 100 माइनस 20 यानी कि 80, यानी कि बी ए माइनस बी बी यहां पर क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है कि भैया जो 2 पॉइंट्स है उसमें कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, यानी कि उनकी एबिलिटी का काम करने की। जो ज्यादा कर पा रहा है उसका पोटेंशियल है ज्यादा, और जो कम कर पा रहा है उसका पोटेंशियल है कम। तो दोनों के बीच में ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, नाम पड़ जाता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो बेसिकली ये था हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया पाइप रखी है, इसके बीच में है पानी, तो पानी नहीं फ्लो कर पाया। जैसे मैंने पाइप को टेढ़ा किया तो खुद ब खुद पानी आया नीचे, क्योंकि यहां पर क्या पड़ गया भैया, पोटेंशियल का डिफरेंस, जबकि पहले दोनों का पोटेंशियल क्या था, सेम था। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आपको रिया भी समझाएगी। रिया जी आ जाइए, रिया जी कहां पर हो, रिया जी? तो यहां पर रिया जी आपको समझाएगी, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहां पर रिया जी आपको उस कंसेप्ट को समझाएगी। ये देखिए रिया जी आ गई। अब यहां पर बैठी है रिया जी, रिया जी खुद ब खुद नीचे आ रही है भैया। यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास कि खुद ब खुद वो ऊपर से नीचे आ रही है। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब रिया सोचती कि जब मैं यहां पर नीचे बैठी हूं तब मैं ऊपर नहीं जा पा रही, लेकिन जब मैं ऊपर बैठी हूं तो खुद ब खुद नीचे आ गई।
अब ये क्या है, अगेन यहां पर जो हमारे पास कंसेप्ट लगा है, ये जो कंसेप्ट लगा है ये है पोटेंशियल के डिफरेंस का, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल है ज्यादा और यहां पर पोटेंशियल है कम, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का है डिफरेंस, तो इसीलिए कोई चीज मूव कर पाती है। अब मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि भैया कोई भी चीज हमेशा तभी मूव कर पाएगी जब उनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि किसी का पोटेंशियल ज्यादा और किसी का होगा कम। तो कोई भी चीज जो मूव करेगी वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी। यही चीज होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या होती है वो बात समझने वाली है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस में देखा होगा आपने, जैसे बैटरीज होती हैं, जैसे सेल होता है, उसके बीच में भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है ज्यादा और नेगेटिव का मतलब है कम, तो ज्यादा का मतलब है उसका पोटेंशियल है ज्यादा और नेगेटिव का मतलब है कम। तो यहां पर दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का पड़ गया है डिफरेंस, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और यही हमारे पास किसके बीच में होता है, सेल के बीच में, जिसका एक तरफ होता है पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरी तरफ होता है नेगेटिव। अगर हम सर्किट में समझे तो ये आपको समझ आ गया कि भैया जो हमारे पास डिफरेंस होता है पोटेंशियल के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, इधर है पोटेंशियल पॉजिटिव, इधर है पोटेंशियल नेगेटिव। जैसे कि अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को यहां पर बताऊं तो ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब ज्यादा पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब कम पोटेंशियल। वैसे पॉजिटिव मतलब ज्यादा पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब कम पोटेंशियल। तो बेसिकली हमारे पास ये जो डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल का नाम होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, अब पोटेंशियल और करंट को मैं एक जगह से समझाता हूं। मान लीजिए काफी ज्यादा चार्ज एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, अरे भैया जमा हो जाओ जल्दी जल्दी, ग्रुप बना लो, एक गैंग बना लो जल्दी जल्दी। तो यहां पर ये जो जितने चार्ज एक जगह पे प्रेजेंट होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम उसका पोटेंशियल। तो भैया पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कितना चार्ज एक जगह के ऊपर जमा होके बैठा है, ऐड होके बैठा है। और यही चार्ज जब मूव करना शुरू हो जाए तो ये क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब करंट चलता है तो धीरे धीरे पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा, हमेशा जो करंट फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव होगा। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, सर्किट में ये कैसे होता है। सर्किट में भी बेसिकली भैया लगी होती है एक बैटरी, सर्किट में भैया एक लगी होती है बैटरी और यहां पर हमारे पास एक बल्ब लगा है। तो पॉजिटिव का मतलब है इसका पोटेंशियल है ज्यादा, नेगेटिव का मतलब है इसका पोटेंशियल है कम। तो ज्यादा से कम की तरफ करंट जो फ्लो करेगा तो ये प्यारा प्यारा जो लाटू यानी कि जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। तो सर्किट में ऐसा होता है। आगे चलते हैं भैया, आगे आ गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, जो है सर्किट डायग्राम। होप आप अभी तक आपको सब क्लियर है। आगे हम चलते हैं भैया, सर्किट डायग्राम क्या होता है कि भैया जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जो वायर्स है, उनके जो कनेक्शन है वो कैसे, अगर हमने डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने होंगे तो कैसे करेंगे। अगर भैया बैटरी बनाने लगे तो भैया पूरे दिन क्या बैटरी बनाते रहेंगे, सर्किट बनाना होगा, पहले ये बैटरी आ गई, फिर ये बल्ब आ गया, अरे भैया ये बल्ब आ गया, ये तो यहां पर तो हम ड्राइंग करने में काफी समय नहीं लगा देंगे। तो उसी को कम करने के लिए हमारे एफर्ट्स को उन्होंने डायग्राम्स रख दिए सर्किट के, जिनका नाम रखा सर्किट के डायग्राम्स। और ये होते हैं जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनके लिए, वायर्स के लिए होते हैं, मीटर्स यानी मेजरिंग करने वाले डिवाइस के लिए, और रेजिस्टेंस के लिए ये हमारे पास जो होते हैं ये होते हैं सर्किट डायग्राम। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें हमारे पास सर्किट डायग्राम यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल का आपको पता है एक तरफ पोटेंशियल होता है ज्यादा और एक तरफ पोटेंशियल होता है कम।
तो ज्यादा वाला पोटेंशियल होता है पॉजिटिव और कम वाला पोटेंशियल होता है नेगेटिव। तो ये जो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब काफी ज्यादा सेल्स को मैं आपस में कंबाइन कर देता हूं, भैया एक सेल आ गया, फिर भैया दूसरा सेल आ गया, फिर भैया तीसरा सेल आ गया, तो ये जो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है इसको बोलते हैं हम बैटरी। तो सेल काफी ज्यादा जब आपस में कंबाइन होते हैं तो जो रिजल्टिंग चीज बनती है उसको बोलते हैं हम बैटरी। अगर हम बात करें भैया स्विच की, तो स्विच का काम क्या होता है, कब भैया करंट जाएगा और कब भैया करंट नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास किसका काम होता है, ये काम होता है स्विच का। तो जब ये हो तो इसका मतलब है भैया स्विच ओपन है, यानी कि ऑफ स्टेट में है, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब मैं बीच में डॉट डाल दूंगा तो भैया मतलब सर्किट हो गया है क्लोज, तो यहां पर जो करंट है वो फ्लो होना क्या हो जाएगा, शुरू। बात करें भैया वायर जॉइंट की, तो वायर जॉइंट में आपको पता है क्या होता है, जब वायर को हम आपस में कंबाइन करते हैं ना, देखा ना वायर टूट जाए तो उसको कंबाइन करते हैं, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे। ये एक वायर, ये दो वायर और ये तीन वायर, तो यहां पर जॉइंट पड़ गया, तो ये आ गया जॉइंट, तो ये आ गया वायर जॉइंट। अगर हमने ये बताना है भैया जॉइंट नहीं पड़ा लेकिन एक वायर यहां से गई है, यहां से गई है, यहां से गई, जो आपस में कंबाइंड नहीं है, जस्ट एक दूसरे को पास कर रही हैं, तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एक दूसरे को पास कर रही हैं, या सिंपल सी बात बोले एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, यानी लाटू की, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम डिनोट करते हैं ऐसे। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आगे आगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, तो भैया इसको हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस की, ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू में लगातार चेंज आ रहा है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे या तो भैया ऐसे, या फिर भैया ऐसे। ये जो दोनों सिंबल्स है ये हमारे पास यूज होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब आगे हमारे पास दो डिवाइजर्स, एक आ गया एम मीटर और एक आ गया वोल्ट मीटर। एमीटर हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना है, एम्पेयर प्लस मीटर, यानी कि करंट को मेजर करने वाला डिवाइस। ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं हम मीटर, और जो मेजर कर सकता है वोल्टेज को उसको बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। तो ये हमारे पास अमीटर जो है इसको डिनोट करेंगे ऐसे, बीच में ए फॉर अमीटर, तो यहां पर आ जाएगा ए, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर नेगेटिव। और यही अगर वोल्ट मीटर को करना होगा तो ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, इधर पॉजिटिव और इधर आ जाएगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये थे अब सर्किट डायग्राम। अब अगला कंसेप्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पर घोड़े भाग रहे हैं, ये देखिए ये घोड़े चल रहे हैं। अब बेसिकली यहां पर देखिए कितने ज्यादा घोड़े कनेक्टेड हैं रथ के साथ। अब घोड़े, रथ और चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, भैया क्या रिलेशन है अभी बताते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहां पर जो घोड़े लगे हुए हैं, अगर मैं 4 की बजाय सिर्फ एक घोड़ा रहने दूं तो रथ क्या होगा, स्लो भागेगा। बहुत सही है, ठीक है भैया कोई बात नहीं। अगर मैं फिर 2 घोड़े रहने दूं तो रथ थोड़ा और तेज चलेगा। अगर 3 कर दूं तो रथ और तेज भागेगा। अगर 4 कर दूं तो भैया रथ की स्पीड कुछ अलग ही हवाओं में होगी। तो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो जितने ज्यादा घोड़े होंगे उतनी तेजी से जो हमारे पास रथ है वो मूव कर सकता है। अब इसी की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है ओम्स लॉ। सबसे पहले भैया ये हमारे पास रिलेशन बताता है किसके बीच में, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके बीच में, और साथ ही साथ जो हमारे पास होता है करंट उसके बीच में। हमें पता है भैया पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो हमें काम करना पड़ता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए। और करंट क्या होता है, कितनी जल्दी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहा है।
तो देखिए, अगर हमें काम ज्यादा करवाना पड़ेगा चार्ज को मूव करवाने के लिए, तो चार्ज जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो यही ओम्स लॉ है कि भैया जितनी आप वोल्टेज बढ़ाओगे, या सिंपल सी बात बोले, जितना आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना ही करंट भी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी जितने घोड़े बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा रथ तेज भागेगा। यहां पर जो घोड़े हैं वो काम कर रहे हैं सेल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और जो रथ है वो एक्ट कर रहा है करंट की तरह। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो अगर मैं यहां पर इसको लिख के बताऊं तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या बनेगा, करंट बनेगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां पर जो यूनिट आएगी, जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो आएगा आर, यानी कि रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है भैया, ये होती है रुकावट। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, मस्त मौसम हुआ है और आप बाजार में जा रहे हो, अरे मजा, आराम से जा रहे, आगे आगे स्पीड ब्रेकर्स, धीरे 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 आपकी जो स्पीड है वो कम होना क्या हो गई शुरू, और है भैया। तो यहां पर आपके रास्ते में क्या आ गई, रुकावट आ गई। इसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, जो रुकावट आती है किसी के रास्ते में। तो इसको डिनोट करते हैं हम आर के साथ, और ऐसा ही इसका कुछ सिंबल होता है, जैसा कि आपने वहां पर देखा है। तो ये जो सिंबल होता है ये हमारे पास होता है रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, वो देखते हैं। मान लीजिए आप माथा टेकने जा रहे हो, और वहां पर जहां आप क्या कर रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो, सामान लेना है इन्होंने मान लीजिए, और यहां पर लाइनें बनी हुई हैं काफी लंबी। अब मैं 4 लाइनों की बजाय अगर एक लाइन कर दूं, सिर्फ एक लाइन कर दूं, तो यहां पर ये जो बंदा है, जो बेचारा पहले पीछे है, ये और पीछे चला जाएगा। और अगर यहां पर जैसे 4 लाइनें हैं, मैं 4 की बजाय 8 कर दूं, तो ये जो बंदा है जो यहां पर था, इसके चांसेस है कि वो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर अगर हमें क्या पता चलता है कि जब हम किसी चीज की लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो वो जो चीज है उसकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो दूरी है वो बढ़ रही है, रुकावट बढ़ रही है। लेकिन जैसे उसका मैं विड्थ बढ़ा रहा हूं, एरिया बढ़ा रहा हूं, तो भैया उसकी लेंथ कम हो रही है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद पहुंच जाएगा। तो ऐसा ही होता है हमारे पास रेजिस्टेंस में। जब हम क्या करते हैं, वायर की लेंथ बढ़ा देते हैं, तो भैया जो इलेक्ट्रॉन है उसको वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में काफी दिक्कत होती है, तो वहां पर जो उसकी रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे हम वायर को लंबाई की बजाय उसकी मोटाई बढ़ा दे, उसका एरिया बढ़ा दे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच पाता है, क्योंकि भैया अगर रास्ते में कोई चीज होगी तो वो कट वगैरह मार के निकल जाएगा। तो यहां पर हमने क्या समझा कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक फैक्टर है हमारे पास लेंथ, जो कि डायरेक्टली है कि भैया जितनी लेंथ होगी उतनी ही रेजिस्टेंस होगी, और एक है हमारे पास एरिया, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो हमें बता रहा है कि भैया अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यहां पर आएगा रो, और रो होती है रेजिस्टिविटी। तो ये जो फुल फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, रेजिस्टेंस का। तो भैया रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो रुकावट जो लगती है किसको, जो लगती है हमारे पास किसको, करंट को, जो जहां हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन को, जब वो एक जगह से किधर जाता है दूसरी जगह। यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा मीम है, इससे हम हेल्प से समझते हैं ओम्स लॉ को। तो भैया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो वोल्टेज है ये बेचारी धक्का दे रही है कि कहीं ये करंट यहां से इस जगह से इस जगह चला जाए, तो जितना धक्का देगी करंट उतनी जल्दी पहुंचेगा, यानी जितनी वोल्टेज उतना ही क्या होगा, करंट। लेकिन ऊपर बैठी है भैया रेजिस्टेंस, जो रोक रही है कि भैया करंट मैं तेरे को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दूंगी। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ब्यूटी है, जो हमारे पास किसको एक्सप्लेन कर रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है ओम्स लॉ को। अगर हम आगे चले तो आगे आ गया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हमारे पास रेजिस्टिविटी।
अब ये भैया रेजिस्टिविटी क्या चीज है अभी समझ लेते हैं। तो ये कंडक्टर है, मान लीजिए उसका पार्ट है ए और ये पार्ट है बी। जब ए पार्ट से फ्री इलेक्ट्रॉन ने बी पार्ट तक जाना है तो वहां पर हमारे पास जो रुकावट लगती है, जो हमारे पास रोक लगता है जिससे वो फ्री इलेक्ट्रॉन रुकना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं पूरी वायर की चेक करने की बजाय सिर्फ इतनी इतनी जगह की चेक करूं जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और एरिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो भैया इतनी इतनी जगह की हम रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भैया हमने खुद बोला है अगर पूरी वायर की रुकावट है तो वो रेजिस्टेंस है। तो अगर इतनी वायर की रुकावट को भी रेजिस्टेंस बोल देंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम बोल देंगे रेजिस्टिविटी। तो भैया रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि कंडक्टर का अगर एक मैं छोटा सा पार्ट लूं और वो कितना छोटा है, इतना कि उसकी लेंथ हो 1 सेंटीमीटर और एरिया हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उतनी उतनी जगह में जो हमारे पास रेजिस्टेंस लग रही है वो होगी रेजिस्टिविटी। जैसे यहां पर एक रेजिस्टिविटी है, यहां पर एक रेजिस्टिविटी है, यहां पर रेजिस्टिविटी है, यहां पर रेजिस्टिविटी, ये सारी क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स उसके रेजिस्टिविटी के। तो अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं भैया रेजिस्टिविटी को, तो आपको पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, तो आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, तो रो हमारे पास किसके बराबर आ गया, आर इंटू ए ओवर एल। तो आपको पता है जब भी किसी की यूनिट एक्सप्लेन करनी हो तो बाकियों को भी यूनिट लिख दो। तो भैया रेजिस्टिविटी तब की रेजिस्टेंस होगी जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास किसका, रेजिस्टिविटी का, कि भैया रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब यहां पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो हमारे पास वायर है, जो बल्ब्स होते हैं हमारे घरों के, जो अप्लायंस होते हैं, उसको हम कैसे कनेक्ट करें। अब कनेक्शन जो आते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल। अब ये सीरीज और पैरेलल का क्या झंझट है अभी समझाते हैं। मान लीजिए यहां पर है वाटर टंकी, ये जिसमें से पानी आता है आपके घरों को, कुछ ऐसे, और भैया वाटर टंकी है और यहां पर है घर, एक घर, दो घर, 3 घर और 4 घर, और यहां पर जो पानी की पाइप है वो सिर्फ एक है, यही ए वाले घर को गई है, यही बी वाले घर को गई है, यही गई है सी वाले घर को और यही गई है डी वाले घर को। तो जो पानी आएगा वो इसी एक पाइप से आएगा, इसी पाइप से ए को पानी मिलेगा, इसी पाइप से बी को मिलेगा, इसी पाइप से सी को मिलेगा और इसी पाइप से मिलेगा डी को। तो बेसिकली ये जो हमारे पास कनेक्शन है इसको बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। सीरीज का मतलब ही क्या होता है, जब सिर्फ एक ही रास्ता होता है किसी चीज को मूव करने के लिए, जाने और आने के लिए, इसको आप क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो भैया अगर आप यहां पर देखें तो जो वाटर यानी पानी आ रहा है वो किस में आ रहा है, सीरीज कनेक्शन में, क्योंकि ए में भी उसी पाइप से जाएगा, बी में भी उसी पाइप से जाएगा, सी में भी, और उसी पाइप की हेल्प से ये किस में जाएगा, डी में। तो बेसिकली ये जो कनेक्शन हो रहा है, ये जो कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट कौन सा हो रहा है, सीरीज। अब भैया पैरेलल कनेक्शन क्या है, पैरेलल में क्या होगा भैया, अब यहां पर एक नुकसान देखिए, यहां पर पाइप खराब होगी, अरे बी और सी डी बोलेगा अरे ए वाले घर ने कुछ तो खराब किया है, हमारी पानी की समस्या बढ़ा दी है, हमें पानी नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि पानी के आने का रास्ता ही एक था। तो बेसिकली अगर एक जगह कहीं खराब हो जाए तो पूरा का पूरा सर्किट ही खराब हो जाता है। तो ये सीरीज है। अब यहां पर जो हमें बात समझने वाली है कि अगर ये सीरीज है तो पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है उसको समझते हैं। तो ये आ गई हमारे पास वाटर की टंकी। तो यहां पर अगर एक अलग पाइप गई है एक घर को, दूसरी अलग पाइप गई है दूसरे घर को, तीसरी अलग पाइप गई है तीसरे घर को, चौथी अलग पाइप गई है चौथे घर को, तो वहां पर जो कनेक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन। तो यहां पर क्या होगा भैया, अगर एक जगह की पाइप खराब होगी तो बाकियों को भी करंट जाता रहेगा। अब इसी चीज को समझते हैं हम बल्ब की हेल्प से। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास ये 2 बल्ब हैं, तो ये 2 बल्ब आ गए, एक बल्ब ये और इसकी एक वायर ये आ गई और एक वायर ये आ गई।
और वैसे एक दूसरा बल्ब, उसकी एक वायर ये आ गई और एक वायर ये आ गई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों वायर्स को ऐसे ज्वाइंट किया है और बैटरी के एक टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया है और बैटरी के दूसरे टर्मिनल को इसको कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए करंट के जाने का रास्ता कितना है, सिर्फ एक ही है, यहां से जाएगा और यहां से जाएगा। तो ये जो कनेक्शन है जिसमें सिर्फ एक रास्ता बचे करंट के जाने के लिए, तो वो हमारे पास जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कौन सा होता है, सीरीज। तो भैया पैरेलल कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल कनेक्शन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास दो बल्ब है, एक बल्ब है ये और एक बल्ब है ये। तो यहां पर क्या हुआ था पिछले में कि हमने एक को ज्वाइंट किया था और दूसरे को बैटरी के साथ। इसमें क्या होगा कि हम दोनों को पहले आपस में ज्वाइंट करेंगे, इसको भी और इसको भी, और फिर हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो नेगेटिव के साथ। अब देखिए इसमें करंट जाने का रास्ता अलग है और इसमें करंट जाने का रास्ता है अलग। तो बेसिकली ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कौन सा होता है, पैरेलल। तो अगर एक ही रास्ता है उसको बोलते हैं हम सीरीज, और अगर दो रास्ते हैं या दो से ज्यादा हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल। मान लीजिए मेरे पास रेजिस्टेंस है 3, 1 2 3। तो ये आ गया रेजिस्टेंस R1, ये आ गई रेजिस्टेंस R2, ये आ गई रेजिस्टेंस R3। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, ये आ गई बैटरी, तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक ही रास्ता है करंट के जाने के लिए। तो ये जो कनेक्शन है ये क्या कहलाएगा, सीरीज। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, तो ये हमारे पास जो कनेक्शन है ये होगा कौन सा, पैरेलल कनेक्शन। अब कैसे होगा इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो ये आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया रेजिस्टेंस R1, ये आ गया रेजिस्टेंस R2, ये आ गया रेजिस्टेंस R3। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इनको जाने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। तो यहां पर हमारे पास जो कनेक्शन है ये होगा पैरेलल। अब इसके लिए ना आपने एक वर्ड याद रखना है, RSSI, रेजिस्टेंस इन सीरीज द करंट इज सेम। कि जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होती है, उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर मैं ये 3 रेजिस्टेंस है तो इन सभी में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। अगर, क्योंकि आप देखिए जितना करंट इधर पहुंचेगा उतना ही करंट इधर पहुंचेगा, फिर उतना ही करंट इधर पहुंचेगा। लेकिन यहां पर चार्ज पहले पहुंचेगा तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तब इसका पोटेंशियल कम होगा। जब चार्ज यहां पर पहुंच जाएगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसका और इसका कम हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि करंट सेम है लेकिन यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो वो कितना है उसको देखने के लिए कंबाइन कर दो। तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल बना V1, दूसरे का बना भैया V2 और तीसरी का बना V3। तो यहां पर आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें पता है भैया जो V है वो बराबर होता है I इंटू R के। तो यहां पर हमारे पास आ गया I इंटू R, और रेजिस्टेंस अलग अलग है तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तीनों में से भैया जो हमारे पास करंट है वो आ रहा है कॉमन। तो यहां पर आ गया R1 प्लस R2 और प्लस R3, और यहां ये कट हो गया तो R जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर यही एंड सर्किट है तो ये हमारे पास आ जाएगी Rn। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस को सीरीज में कैलकुलेट करने का। और अगर मैं यही बात करूं पैरेलल की, तो पैरेलल में हमारे पास क्या होगा कि सभी को जाने का रास्ता अलग अलग है। तो अलग अलग रास्ता है तो करंट अलग अलग पहुंचेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर अलग अलग जाने का रास्ता है तो करंट अलग अलग पहुंचेगा। मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो यहाँ पर I1 करंट आएगा, यहाँ पर I2 करंट आएगा, यहाँ पर I3 करंट आएगा, लेकिन चार्ज सभी को सेम जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल सेम है लेकिन करंट डिफरेंट है। तो करंट को कंबाइन कर दो, यानी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पर I आपको पता है V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू R। तो I किसके बराबर आ गया, V अपॉन R के। तो इसको उठाओ और इधर पुट कर दो, तो यहां पर आ गया V ओवर R, यहां पर आ गया V ओवर R1, यहां पर आ गया V ओवर R2, और यहां पर आ गया V ओवर R3। अब सभी में से V जो क्या है कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर आएगा V ओवर R विच इज इक्वल टू V 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो यहां पर V के साथ V कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर R बराबर आ गया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 और प्लस 1 ओवर R3 के। तो ये आ गया जब हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो अगर सीरीज में है,
अगर सीरीज में है तो वहां पर जो करंट है वो क्या रहता है, सेम, और पोटेंशियल हमारे पास क्या रहता है, डिफरेंट। और यही अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट, और जो हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है। यहां पर हमारे पास क्या है, अगर सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और अगर पैरेलल है तो वहां पर करंट डिफरेंट हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहां पर एक चीज याद रखें, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारे घरों के अप्लायंस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रहे हैं, ये किस में कनेक्ट करें। क्या आप ऐसा चाहते हो कि भैया आप रात को सोने जा रहे हो और आपका मन है मूवी देखने का, आपने लाइट बंद की, मूवी भी बंद होगी, पंखा भी बंद हो गया, एसी भी बंद हो गया, ये तो डिफिकल्टी होगी ना। तो इसी का सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो कनेक्शन है उसको कर दिया पैरेलल, कि भैया अगर आपका मन कर रहा है पंखा बंद करने का तो सिर्फ पंखा बंद हो, मन कर रहा है फैन बंद करने का तो सिर्फ फैन बंद हो, मन कर रहा है अगर बल्ब बंद करने का तो सिर्फ बल्ब बंद हो। तो इसीलिए जो हमारे पास घरों के कनेक्शन है वो क्या होते हैं, पैरेलल। आगे चलते हैं भैया, आगे आ गया जो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, 2-3 की हीटिंग इफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है भैया, गर्मी, करंट जो है वो गर्मी भी बनाता है। आपने देखा होगा जो हमारे पास आयरन होती है भैया, गर्म करती है, कपड़े प्रेस करते हैं, अरे भैया मैंने जाना है आज काम पे, मेरे कपड़े सही से इस्त्री होनी चाहिए, तो भैया प्रेस का यूज करो। अरे आजकल ठंड बढ़ गई है, हीटर ऑन कर दो। अरे नहाने का मन नहीं कर रहा, पानी ठंडा, उसमें इमर्शन रॉड डालो। अब यहां पर क्या होता है, कई जगह बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, करंट ग्लो करवा रहा है, कईयों को करंट घुमा रहा है, और कईयों को करंट गर्म कर रहा है। तो जब करंट के कारण कोई चीज गर्म होती है उसको बोलते हैं हम उसका हीटिंग इफेक्ट। जब करंट के कारण कोई चीज गर्म होना शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं हम उसका हीटिंग इफेक्ट। तो जब करंट के कारण कोई चीज गर्म हो तो उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। अब ये क्यों होता है इसका मैं कारण बताता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास है कंडक्टर और यहां पर कितने ही सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराता जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि आपको पता है जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम उसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ये कोलाइड करेगा तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें हीट में, और यही जो हीटिंग इफेक्ट है ये हमारे आगे काम आता है। तो करंट के कारण जो हीटिंग इफेक्ट होते हैं इसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने यहां पर खुद एक चीज देखी है कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसमें जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मूव करते हैं और उनके बीच में जब कोलिजन होता है तब हमारे पास हीट बनना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर पोटेंशियल लग रहा है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा वो यहां पर हमें समझना जरूरी है। अब आपको पता है जो पोटेंशियल है वो बराबर होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क यहां पर क्या होता है, एक तरह की एनर्जी, यानी इसी को हम क्या बोल सकते हैं, हीट। क्योंकि आप खुद देखिए जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोलिजन, और उतनी ही ज्यादा जो उसकी एनर्जी है वो वेस्ट होगी, और वो हमें किस फॉर्म में दिखेगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां पर जो वर्क है वो फिर किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल इनटू चार्ज के। अब अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूं तो वर्क यहां पर एक तरह की क्या है, हीट है। तो अगर यहां पर मैं क्यू की वैल्यू पर हूं तो आपको पता है आई किसके बराबर होता है, क्यू ओवर टी के। तो क्यू किसके बराबर आ गया, आई इंटू टी के। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ गई वी आई टी। तो ये जो फॉर्मूला आ गया वी आई टी, ये आ गया हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है। और अगर यहां पर मैं V की वैल्यू पुट कर दूं जो होती है I इंटू आर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये जो हीटिंग है ये क्या बन जाएगी, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो ये बन जाएगा हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर
RT। तो ये जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, और इसी का नाम होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो हमें बताता है कि भैया जब करंट ज्यादा होगा तब हीट ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड करेंगे और उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जितने समय तक हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करवाएंगे, वहां पर कोलिजन होने के चांसेस भी उतने ही टाइम बढ़ जाएंगे। तो ये था भैया हमारे पास हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बेसिकली इसका यूज कहां पर होता है, बल्ब को ग्लो करवाने के लिए। जो बल्ब है वो भी कैसे ग्लो होते हैं कि भैया उसकी जो फिलामेंट होती है, इसकी रेजिस्टेंस होती है हाई, तो यहां पर जाके सबसे ज्यादा कोलिजन होते हैं और यहीं से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल में कन्वर्ट होके लाइट एनर्जी बन जाती है। क्लियर है। दूसरा जो प्रेस करते हैं यहां पर भी हीटिंग इफेक्ट यूज हो रहा है, जो हीटर होता है उसमें भी हीटिंग इफेक्ट, और जो हमारे पास इमर्शन रॉड होती है वहां पर भी हमारे पास क्या लगता है, हीटिंग इफेक्ट। अब आपका जो लास्ट कुछ टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो भैया इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है वो हम समझते हैं। याद रखिएगा, वर्क का मतलब होता है जब किसी चीज को हमने मूव करवाना होता है तो उसके लिए जो हमें फोर्स यानी एफर्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास सेल था, उसने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए वो जो एफर्ट कर रहा है उसको मूव करवाने के लिए, वो उसका वर्क है। कितनी देर तक ये एफर्ट वो करवा सकता है वो होती है उसकी एनर्जी, यानी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कितनी देर तक और कितनी जल्दी करवा सकता है वो होती है उसकी पावर। जैसे जो तगड़ा बंदा होगा वो जल्दी काम को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जो कमजोर होगा वो थोड़ा सा लेजी होकर काम को करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ही क्या होता है, पावर का क्या मतलब होता है, जल्दी से जल्दी काम करना। तो यही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, कि भैया इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन सेल और अ बैटरी और इलेक्ट्रिक सोर्स, क्लियर है, टू मूव एन इलेक्ट्रॉन क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ कंडक्टर टू द अनदर पॉइंट। जैसे यहां पर ये बल्ब है, यहां पर ये बैटरी है, तो कितनी जल्दी, कितनी क्विकली ये जो बैटरी है ये चार्ज को, जहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जहां जो हमारे पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको यहां से यहां तक पहुंचाए और बल्ब को ग्लो करवाए, वो होती है उसकी इलेक्ट्रिक पावर। कि कितनी जल्दी वो चार्ज को, जहां हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। तो इसीलिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल इनटू करंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहां पर देखें तो वो थी हमारे पास पोटेंशियल इनटू करंट। तो हीटिंग जो थी वो थी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो वो यही होती है V, और यहां पर अगर Q की वैल्यू पुट करो तो I इंटू टी। लेकिन भैया जो पावर होती है वो होती है वर्क अपॉन में टाइम, यानी कि इसके अपॉन में टाइम, यानी कि हीट भी एक तरह का वर्क ही है। तो यहां पर V इंटू आई इंटू टी, तो यहां पर आ गया टी के साथ टी कैंसल, तो ये मेरे पास जो पावर का फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल इंटू करंट। तो भैया करंट को मूव कितनी जल्दी हम करवा सकते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कितनी जल्दी मूव करवा सकते हैं कम से कम पोटेंशियल के साथ, उसको बोलते हैं हम उसकी इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ही क्या होता है कि भैया चार्ज को मूव करवाना, और वो भी क्विकली, जल्दी से जल्दी। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है 1 वॉट, और अगेन जो 1 वॉट है इज नथिंग बट, ये हमारे पास क्या है, यूनिट है किसकी, क्या मेजर करने की, पावर मेजर करने की। मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस E1 है और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस E2 है, तो इस E1 की पावर कितनी है या इस E2 की पावर कितनी है, इसको हम मेजर किसमें करेंगे, वोट में। तो भैया वोट को मेजर करने के लिए पावर, तो यहां पर आ गया पोटेंशियल इनटू करंट, तो पावर की यूनिट है 1 वोल्ट, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 वोल्ट। तो अगर 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करना है तो नॉर्मल सी बात है, पोटेंशियल की भी यूनिट लिखनी पड़ेगी, वो होती है 1 वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है 1 एम्पेयर। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया जब कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक मैंने 1 एम्पेयर करंट पहुंचाना है, और उसके लिए जो मुझे काम करना पड़े, या सेल को जो काम करना पड़ रहा है वो 1 वोल्ट के बराबर है, जहां जो पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है वो 1 वोल्ट के बराबर है, उस टाइम ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है, जहां यूटिलाइज कर रहा है, उस पावर को हम बोलेंगे 1 वोल्ट।
यानी 1 एम्पेयर के करंट को चलाने के लिए जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल का काम करना पड़े तो जो पावर कंज्यूम होगी वो होगी 1 वोल्ट के बराबर। लास्ट जो हमारे पास आज का क्वेश्चन है वो है कमर्शियल यूनिट क्या होती है। जो लास्ट का जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है कि भैया 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 वो जो हमारे पास कमर्शियल यूनिट है वो क्या होती है। अरे बिल आ गया बिजली का, कितना आया है 180 यूनिट, 190 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। अब ये यूनिट क्या है? ये जो कमर्शियल यूनिट होती है जिसमें बिल वगैरह आपके आते हैं इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। अब इसी को ब्रेक करें तो सब पता चल रहा है 1 किलो का मतलब होता है 1 2 3 30, वोट का मतलब होता है पावर, और आर का मतलब होता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स। तो भैया यहीं से हमें पता चल रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 60 मिनट या 1 घंटे 1 आवर के लिए चले और उसके द्वारा जो पावर कंज्यूम की है वो 1 किलोवाट हो या 1000 वोट हो, तब हमारे पास जो पावर नेट यूज हुई है वो होती है 1 किलोवाट आवर। जैसे मान लीजिए ये फ्रिज है, ये फ्रिज चला कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए, और इसके दौरान बिल्कुल इसके दौरान इसने जो पावर कंज्यूम कर दी वो कितनी कर दी? 1000 वोट। तब जो नेट पावर इसकी बनी वो कितनी बन गई? 1 किलोवाट आवर। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 घंटे के लिए चले और उसमें वो 1000 वोट पावर कंज्यूम कर दे, तब जो हमारे पास पावर होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर। तो भैया ये था हमारे पास आज का वन शॉट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। अगर आपको क्लियर है, ये था हमारे पास वन शॉट। अगर आपको भैया वीडियो अच्छी लगी, वन शॉट अच्छा लगा, सारा चैप्टर क्लियर हुआ, तो प्लीज 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 हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, लाइक कर दे, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको जरूरत है एक ही वीडियो में सारा चैप्टर हो जाए तो उन तक ये पहुंचाए। हमसे इंटरेक्ट करना चाहते तो टेलीग्राम में जुड़े, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। मिलेंगे एक और नई वीडियो और एक नई जोश के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।